नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है और मैं एडिटोरियल एनालिसिस आपके लिए करता हूं। मेरा प्रयास यही रहता है कि इंस्टेड ऑफ फीडिंग यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि रेडिली अवेलेबल है आज के जमाने में, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, सो दैट जो रेलेवेंट चीजें हैं उन पे ही आप फोकस करो। आप अपना टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट वो वेस्ट मत करो। ठीक, सो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये इनिशिएटिव है दी एडिटोरियल एनालिसिस, और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की एडिटोरियल एनालिसिस, विच इज राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन मस्ट गाइड क्लाइमेट डिबेट। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन जिसको बोलते हैं इंटर जनरेशनल राइट्स, और दूसरा है क्लाइमेट डिबेट। सो ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे क्लाइमेट डिबेट चलती रहती है, ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी, और उस डिबेट में फ्यूचर जनरेशंस का क्या राइट्स हैं उसके अराउंड ये आर्टिकल लिखा गया है। विल ट्राई टू फेच इंपॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम दिस आर्टिकल जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। सो विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब आगे बढ़ते हैं। सो जैसा हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम पहले सिलेबस से लिंक करते हैं टॉपिक को, एंड देन वी try to understand some relevant previous year questions that has been asked from that topic. So ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स को कवर करता है, जैसे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी विच इज जीएस पेपर 3। यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायमेंशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्पेशली इंटरजनरेशनल इक्विटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डाइवर्स है। दैट इस पे क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव डेवलपमेंट में भी पूछे जा चुके हैं और एनवायरमेंट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं फ्रॉम दिस डायमेंशन। दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि हम क्लाइमेट डिबेट की बात कर रहे हैं। जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है, एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया एस्पेक्ट है ग्लोबल डिप्लोमेसी का, उसका एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है ये इंटर जनरेशनल इक्विटी। सो उस पर्सपेक्टिव से भी आपके आईआर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आपका जीएस 2 का पार्ट है। फिर है एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स। सो इस आर्टिकल में एक टर्म यूज किया गया है विच इज मोरल इंपरेटिव। सो बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो आज की हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसका ये मोरल इंपरेटिव है या ऑब्लिगेशन है टू इंश्योर दैट राइट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। जो उनका रिसोर्सेज है, जो उनका शेयर ऑफ रिसोर्सेज है इन द नेचर, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। तो वहां पे मोरल एस्पेक्ट आता है जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने एथिक्स के पेपर में। कई बार केस स्टडीज भी आ सकती हैं रिगार्डिंग दिस मोरल इंपरेटिव या इंटरजनरेशनल इक्विटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो उस केस में भी आपको ये हेल्प करेगा। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वहां पे भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर आर्टिकल से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर समिट की बात भी की गई है जो अभी होने वाली है सितंबर 22-23 के बीच में, और उस समिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकता है। तो वहां से भी ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपके सिलेबस के लिए क्या रेलेवेंट है वो पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं कि पीवाईक्यूज की। तो डायरेक्ट इंटरजनरेशनल इक्विटी पे, स्पेशली विद द इन्वायरमेंट एंगल, उस पर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है आपके यूपीएससी के एग्जाम में। इंक्लूसिव ग्रोथ में इंटरजनरेशनल इक्विटी पे क्वेश्चन आया था, वो आप जाके देख सकते हो, बट दैट वाज बेसिकली इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इन्वायरमेंट वाले में जो ये क्वेश्चन आया है इसको हम समझ सकते हैं फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम एज रेलेवेंट टू एन इन्वायरमेंट। एक्सप्लेन how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region. Carrying capacity basically means कि किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन की, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने लोगों को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकते हैं। सो वो उस पर्टिकुलर एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे मदर अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी होगी कुछ, जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल एंड अदर लिविंग बीइंग्स को इन्फिनाइट टाइम के लिए सस्टेन कर सकती है, वो मदर नेचर अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी होगी। और जब हम उससे ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे उसके रिसोर्सेज को, इसका मतलब है कि वी आर कंप्रोमाइजिंग द राइट्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। उस कॉन्टेक्स्ट से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि यहाँ पे भी एक तरह से इंटरजनरेशनल राइट्स की बात की गई है, क्योंकि अगर हमने ज्यादा यूज किया अर्थ के रिसोर्सेज को तो जो कैरिंग कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर रीजन की, वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और जब उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इसका मतलब है कि जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, उनके राइट्स अफेक्टेड होंगे। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। आप चाहे तो इसका आंसर लिख के मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज भी सकते हो, एंड आई विल इवेल्युएट इट एंड गिव यू
कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड फीडबैक रिगार्डिंग योर आंसर। सो वो काम भी आप कर सकते हो। आई विल बी डूइंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, सो नो वरीज। अब बात करते हैं कुछ कोट्स की, कुछ फैक्ट्स की एंड कीवर्ड्स की। महात्मा गांधी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है विच यू कैन कोट इन एनी एनवायरमेंट क्वेश्चन, स्पेशली जब आती है बात रिसोर्स कंजर्वेशन की या इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात आती है। गांधी जी बोलते हैं कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एनी मैन्स ग्रीड। मतलब कि आप अगर ग्रीडी हो जाएंगे तो मदर नेचर अर्थ के पास या उसके रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है कि आपकी ग्रीड को सेटिस्फाई कर सके। बट हाँ, जो भी आपकी नीड है टू इंश्योर अ गुड लाइफ, वो सारे नीड्स जो है वो मदर नेचर अर्थ आपकी पूरी करेगी। तो अगर हम ग्रीडी हो जाएंगे, इसका मतलब है कि हम रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, और जब हम रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो इसका मतलब है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके राइट्स ओवर द रिसोर्सेज ऑफ मदर नेचर, उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रीड, और ग्रीड मतलब नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। तो एक तरह से हम राइट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो वहां पे आप ये कोड कर सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इंटरजनरेशनल राइट्स के ऊपर। ठीक, अब बात करते हैं फैक्ट की जो इस आर्टिकल में भी दिया गया है। अर्थ ओवरशूट डे, हमने बात की थी कैरिंग कैपेसिटी की, उसी कॉन्टेक्स्ट में एक ये कॉन्सेप्ट है अर्थ ओवरशूट डे। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जितना भी रिसोर्स अलॉटमेंट था फॉर द पीपल लिविंग ऑन द अर्थ पूरे साल के लिए, उसको उन्होंने कितने दिन पहले खर्च कर दिया। इसका मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपए थे पूरे साल में खर्च करने के लिए, और उस 10,000 को आपने या तो पूरे साल चलाया या उसके पहले खर्च कर दिया, तो अगर पहले खर्च कर दिया मतलब आप अगले साल के रिसोर्सेज से खर्चा करोगे। तो वहीं पे आता है अर्थ ओवरशूट डे। इसका मतलब है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे आपके हिस्से के, विच यू आर सपोज टू एक्सप्लॉइट विद इन दैट ईयर, उसको आपने कब तक खत्म कर दिया? उसको आपने खत्म कर दिया अगस्त 1, 2024 तक। मतलब कि जो 12 महीने के लिए अलॉटेड था आपके लिए, उसको आपने 7 महीने में ही खत्म कर दिया, यानी कि जुलाई में ही खत्म कर दिया। और जो बाकी आप यूज करोगे रिसोर्सेज, वो आप यूज करोगे किसका? फ्यूचर जनरेशन का। तो एक तरह से दिखाता है कि कैसे हम फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं अभी, और वो अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज करेगा जो राइट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन है। ठीक, तो ये हो गया एक डेटा विच यू कैन यूज इधर इन योर इंट्रोडक्शन और इन द मेन बॉडी। ये 1970 में था कितना? दिसंबर 30, और अभी 2024 में कितना है? ये अगस्त 1 है। यानी कि 1970 में दिसंबर 30 तक हमारे रिसोर्सेज चलते थे, बट आज 2024 में हमारा रिसोर्स अगस्त 1 को ही खत्म हो गया। मतलब देखिए आपकी हम कितना ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मदर नेचर अर्थ के रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से जो इंटरजनरेशनल इक्विटी है, जो राइट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक, तो ये एक डेटा है जो यूज कर सकते हो आप। इस आर्टिकल में कुछ कीवर्ड्स भी हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, जैसे कि क्लाइमेट जस्टिस हो गया, मोरल इंपरेटिव हो गया, ह्यूमन राइट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन हो गए, इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी हो गई, या फिर इंटर जनरेशनल इक्विटी है, या इंटर जनरेशनल राइट्स हैं, राइट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन हैं। ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज करोगे अगर, तो आपके आंसर को वो इम्पैक्टफुल बनाएगा। इट विल मेक योर आंसर्स वेरी इम्पैक्टफुल इन द माइंड्स ऑफ द इवेल्युएटर। सो वहां पे आप इनको यूज कर सकते हो। और वो कब आप यूज कर पाओगे? जब आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इन टर्म्स को रेगुलरली यूज कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट मग अप दीज थिंग्स एंड देन होप कि सम डे यू विल use them in your answers. Rather, you should start using them in your answers and gradually it will become part of your habit. अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। So basically समिट ऑफ द फ्यूचर ये होने वाली है सितंबर 22-23 में, जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले, और इसको यूएन कंडक्ट कराता है, और ये होने वाला है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ से आपको कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि कहाँ पे होता है, कब हो रहा है, और इसका मेजर थीम है क्या। मेजर थीम इसका है राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ से आपको करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये होने वाला है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल लिखा गया है कि कैसे इस पर्टिकुलर फोरम को यूज करके हम जो राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन है उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल में कुछ सेट्स बताए गए हैं क्योंकि आज वर्ल्ड को जो है अफेक्ट करते हैं या कैपेबिलिटी रखते हैं टू अफेक्ट, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया और कॉन्फ्लिक्ट हो गई, जैसे कि मल्टीपल कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, चाहे रशिया हो, यूक्रेन हो, इसराइल हो, पैलेस्टीन हो, या इसराइल ईरान हो। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है और क्लाइमेट चेंज है, दिस कैन इम्पैक्ट दी
ग्लोब टुडे, और अगर आज ग्लोब इम्पैक्ट होता है तो मतलब जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इम्पैक्ट होंगे इन वन वे और अनदर। देन पैंडेमिक है, जैसे कोविड-19 आपने देखा होगा। पोल्यूशन है विच इज गोइंग टू रिमेन इन आवर एनवायरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनकम इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है। इनकम इनइक्वालिटी, 90% ऑफ द रिसोर्सेज इट हैज बीन इन द हैंड्स ऑफ ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया। तो ये इनकम इनइक्वालिटी है। सो क्या हुआ कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ लोगों के पास ही हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं उनके पास बहुत ही मिनिमल रिसोर्सेज हैं। तो इसकी वजह से भी जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हो रहा है। जरूरत से ज्यादा है लोगों के पास, बेसिकली दैट इज इनकम इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, कास्ट, रीजन। इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, दैट आल्सो अफेक्ट द राइट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक, अब नेक्स्ट है कि फ्यूचर जनरेशन के राइट क्या हैं, ये मेजर थीम होने वाला है इसमें। समिट विल प्रायोरिटाइज द राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू लिव इन सेफ एंड सिक्योर वर्ल्ड। इट एम्स टू इंश्योर दैट करंट डिसीजंस कंसीडर द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द प्लेनेट एंड इट्स इनहैबिटेंट्स। तो बेसिकली समिट में ये मेजर फोकस होने वाला है कि कैसे जो हमारे आज के डिसीजंस हैं वो फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करें, रादर हम आज को इस तरह से जिए जिससे कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो, उनके जो राइट टू लिव इन अ ह्यूमन कंडीशन, डिग्निफाइड लाइफ का जो उनका राइट है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। सपोज हमने इतना ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया अपने रिसोर्सेज को कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा ही प्रेवलेंट हो गया, जो कि अभी भी है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गई, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर जनरेशन वो ठीक से सांस ले पाएंगे, वो ठीक से अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाएंगे इन अ वेरी ह्यूमिड, वेरी वार्म क्लाइमेट? तो ये सब चीजें एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगी उनके राइट्स को इन द फ्यूचर। तो हमारा काम, हमारा एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज हों। That is the basic theme that is going to be there in this summit. उसी कॉन्टेक्स्ट में ऑथर बात करता है तीन चीजों की, कि राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। एक तो मोरल इंपेरेटिव है कि अगर मोरली देखा जाए तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है कि हम इंश्योर करें कि हमारा कोई भी एक्शन फ्यूचर जनरेशन के राइट्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे। जैसे मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द करंट जनरेशन टू सेफगार्ड द प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। द प्रिंसिपल एक्नॉलेजेस इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड हैबिटेबल एनवायरनमेंट फॉर दोज हु इनहेरिट इट। जैसा कि मैंने बात किया कि अगर आज का एक्शन आपका फ्यूचर जनरेशन के राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करता है, इसका मतलब ये है कि हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है ये इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशंस लिव इन अ पीसफुल एंड डिग्निफाइड मैनर। नेक्स्ट है लीगल ऑब्लिगेशन। सो ये बात करता है कि क्या कोई ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, क्योंकि जो मोरल ऑब्लिगेशन होता है वो इन्फोर्सिएबल नहीं होता है ऑन द पीपल, या अगर आप नहीं लेते हो तो शायद उसका कोई रियल लाइफ में नेगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं होगा ऑन योर बिहेवियर या ऑन योर एक्शन। तो अगर लीगल ऑब्लिगेशन बनाते हैं इसको हम, तो इसका मतलब है कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट्स रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, दे हैव पावर टू पनिश यू फॉर दैट। तो ये बात करता है कि क्या ऐसे लीगल ऑब्लिगेशंस इंश्योर करने चाहिए या इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए द समिट फॉर फ्यूचर विच इज गोइंग टू हैपन इन द न्यूयॉर्क। सो उसके ऊपर भी ये बात करता है। नेक्स्ट है इंटरजेनरेशनल जस्टिस। बेसिकली बात करता है कि कैसे हम मोरल ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन को यूज करके इंटरजेनरेशनल जस्टिस को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लॉज विल नॉट बी एनफ, सिर्फ मोरल इंपेरेटिव विल नॉट बी एनफ, बट अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं देन वी कैन अचीव इंटरजेनरेशनल जस्टिस फॉर आवर कमिंग जनरेशंस। सो बेसिकली ये बात हो गई आपके इंटरजेनरेशनल इक्विटी की। सो ये राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन को कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं इसके बारे में बात की गई। देन है, अब ऑथर ने एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे की है, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं रखा है, ऑथर ने दो पर्सपेक्टिव रखे हैं। एक तो जो अपोजिट व्यू है उसकी बात भी इन्होंने की है बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर ऑथर और पर्सन। इनका नाम है स्टीफन हम्फ्रीज। आपको इनका नाम याद नहीं रखना है, बट इनका जो आर्गुमेंट है वो याद रखना है आपको। इन्होंने कहा है कि एम्फसाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस राइट्स डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स करंट जनरेशन। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आज के लोग हैं या आज के गवर्नमेंट है, उनका ये तरीका है कि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द प्रेजेंट जनरेशन, टुवर्ड्स द कंटेम्पररी जनरेशन, उसको उनको ना निभाना पड़े। रादर दे आर फोकसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द फ्यूचर जनरेशन। और उसका हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि हम आज की जनरेशन के जो राइट्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन की राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये लाइन ऑफ थॉट ये बिलीव करता है कि ये एक तरह से मिसनोमर है। रादर वी शुड बी फोकसिंग ऑन इंश्योरिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द प्रेजेंट जनरेशन। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट्स
आज भी बात करती हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें आज के जनरेशन के लिए डेवलपमेंट करना है तो हमें रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। जैसे स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, ये बोलते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने पहले ही रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया है एंड दे आर एट अ लेवल जहां से वो बात कर सकते हैं कि हाँ, अब हमें फ्यूचर जनरेशंस के राइट को ध्यान रखना चाहिए। बट डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनके पास ये लिबर्टी नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ की पॉपुलेशन ने अभी तक बेसिक राइट्स ही अचीव नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अभी भी पॉवर्टी बहुत प्रेवलेंट है, या अफ्रीका में जाओगे तो आप वहां पे भी पॉवर्टी बहुत प्रेवलेंट है, हेल्थ केयर बहुत पुअर है, और जो रिसोर्सेज का एक्सेस है, जो एजुकेशन का एक्सेस है, जो हेल्थ का एक्सेस है, वो अभी बिलो पार लेवल है। सो उस केस में अगर आप बात करते हो कि फ्यूचर जनरेशंस के राइट को हमें इंश्योर करना है, इसलिए हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज टू दीज पीपल, वो एक गलत बात होगी। वो इस लाइन ऑफ जो ये लोग हैं उनका ये आर्गुमेंट है कि हमें प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को ध्यान में देना होगा, और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स अपने आप टेक केयर हो जाएगी अगर हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हैं। जो काउंटर आर्गुमेंट है कि डिस्कोर्स सराउंडिंग द फ्यूचर जनरेशंस हैज द पोटेंशियल टू रीशेप international law, advocating for intergenerational justice and solidarity. They argue that traditional indigenous belief and legal principles reinforce the duty towards future generation. Basically ये बोलते हैं कि अगर आप फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए आज की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाते हो, तब भी आप आज की जनरेशन के जो राइट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप फुलफिल कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आप सपोज करो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट है, सो बेसिकली एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? वो मोस्टली मीट होती है फॉसल फ्यूल से, जैसे कि कोल हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया। तो ये बोलते हैं कि अगर आप इंटर जनरेशनल इक्विटी को ध्यान में रखोगे तो आप जो ये की ड्राइवर्स हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, इनको आप रिप्लेस कर दोगे सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस से, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, या कोई और अल्टरनेटिव फ्यूल आप यूज करोगे। तो क्योंकि आपने फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखा तो आपने आज की पॉलिसीज को चेंज किया, बट जो आपका ऑब्जेक्टिव था विच इज टू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी और बेसिक एनर्जी टू ईच इंडिविजुअल ऑन द अर्थ, वो आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बट आपने मीन्स चेंज किया है एंड आपने नहीं चेंज किया। तो ये बोलते हैं कि अगर आप फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए काम करते हो, आप प्रेजेंट जनरेशन के राइट्स को फुलफिल कर सकते हो, या उनके टुवर्ड्स जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप मीट कर सकते हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी अगर आपने ये नहीं किया तो जो आज के लोग हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन नियर फ्यूचर इटसेल्फ। जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये अभी भी अफेक्ट कर रही है लोगों को, उनके लाइवलीहुड्स को, उनके वे ऑफ लाइफ को, उनके फ्यूचर को, उनके बच्चों के फ्यूचर को। तो एक तरह से आप उसको बेसिस बना के ये नहीं कह सकते हो कि हमें फ्यूचर जनरेशंस के राइट्स को ध्यान में नहीं रखना है। हमें रखना है, अगर हम रखेंगे तभी ही आज के जनरेशंस के राइट्स भी हम मीट कर पाएंगे। तो बेसिक इनका काउंटर आर्गुमेंट ये होता है। इन्होंने अपने आर्गुमेंट के सपोर्ट में ये भी बोला कि जो इंडिजिनस बिलीफ सिस्टम है वो भी इसको प्रमोट करते हैं, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि जो इंडिजिनस बिलीफ है वो मानते हैं कि 4 से 7 तक की जो आगे की जनरेशन है उनके जो राइट्स हैं उनको हमें ध्यान में रख के अपना काम करना चाहिए या रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। सो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, अदर इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड बाय पीपल्स सिंस मेनी जनरेशंस। तो इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, रादर इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द इंडिजिनियस बिलीफ। जब आप अपना आंसर लिखते हो और ये पॉइंट आपने उसमें डाल दिया कि इंडिजिनियस बिलीफ दे ऑल्सो सपोर्ट दिस लाइन ऑफ आर्गुमेंट, वो आपके आंसर को एक सब्सटेंशिएट कर देगा एंड यू विल फेच 1 एक्स्ट्रा मार्क फॉर श्योर। ये हो गया फ्यूचर जनरेशंस के राइट्स के ऊपर जो डिबेट है उसके अराउंड बात। ये डिबेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने दोनों एस्पेक्ट को रखा तो ये दिखाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आपको पता है कि दोनों साइड ऑफ आर्गुमेंट्स क्या क्या है। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट यू शुड बी नोइंग मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ ए सिंगल सिचुएशन और सिंगल इशू। ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है। ये दिखाता है कि शायद आप बायस नहीं हैं, या आपके बायस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे अगर आप सामने वाले के आर्गुमेंट या मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स समझ रहे हो किसी एक पर्टिकुलर इशू पे। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इस टॉपिक में कुछ इंटरनेशनल बेस्ट जजमेंट्स की बात भी की गई है। ये आपके सामने मैंने एक टेबल बना दिया है, यहाँ कंट्री वाइज इनका जजमेंट क्या था और की आउटकम क्या थे, उसके बेसिस पे आप इनको कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। इसको आप पढ़ लेना and it will help you in substantiating your argument, in showing that you have knowledge outside of your country. फिर बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट
प्रिंसिपल है जो बात करता है फ्यूचर जनरेशन की, वो है maastricht प्रिंसिपल्स, लीगल फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसमें टोटल 36 प्रिंसिपल्स हैं। कुछ मेजर प्रिंसिपल जो बात करते हैं फ्यूचर जनरेशन के राइट्स की, उनकी बात यहाँ पे की गई है। पहला है ह्यूमन राइट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये बोलता है कि ह्यूमन राइट्स एक्सटेंड बियॉन्ड द प्रेजेंट टू फ्यूचर जनरेशंस, हाइलाइटिंग एन अनब्रोकन कंटिन्यूम ऑफ ह्यूमन जनरेशन एंड देयर इनहेरेंट राइट्स। तो बेसिकली बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन पे अप्लाई नहीं होता है, बल्कि आगे आने वाली जो जनरेशन हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेचुरल सिस्टम्स। ये एम्फसाइज करता है कि ह्यूमन राइट्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड कंसिडरिंग ह्यूमैनिटीज डिपेंडेंस ऑन Earth's natural system, highlighting that interconnectedness between human rights and environmental sustainability। तो बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स को आप आइसोलेशन में नहीं दे सकते हो, आपको देखना पड़ेगा इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, उनसे लिंक करके आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि कल को कोई भी ऐसा ह्यूमन राइट आप ला दो जिसकी वजह से पूरा अर्थ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है, तो वो ह्यूमन राइट सस्टेनेबल नहीं है। वी शुड बी अवॉइडिंग दैट। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरल सिस्टम के टुवर्ड्स भी है, ना कि जस्ट टुवर्ड्स ह्यूमन। तो जो ह्यूमन राइट्स हैं आपके, उनको आप लिंक करिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से। देन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट। ये प्रिंसिपल ये भी बोलता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट actors to protect human rights of future generations against significant risks, particularly those associated with climate change and environmental degradation। बेसिकली ये हमारे आज के ऑब्लिगेशन की बात करता है, जिसकी बात हमने पहले कर रखी है। देन नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये बोलता है कि मोस्टली क्या होता है कि जो हम कोई फ्रेमवर्क बनाते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई समिट करते हैं, वो मोस्टली ओल्डर पीपल होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है और वो एक पर्टिकुलर पावर पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। बट ये बोलता है कि क्योंकि हम फ्यूचर जनरेशंस के राइट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें उनको भी पार्टी बनाना चाहिए। हमको इंश्योर करना चाहिए कि वो भी एक स्टेक होल्डर हो इन ऑल द डिस्कशंस डिबेट्स अराउंड द राइट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो जो यूथ है उसका पार्टिसिपेशन आप इंश्योर करो इन ऑल द डिस्कशंस अराउंड दिस पर्टिकुलर आइडिया। तो बात करते हैं मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशंस इन डिसीजंस अफेक्टिंग देयर राइट्स, इंश्योरिंग दैट देयर इंटरेस्ट्स आर कंसीडर्ड इन पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस। देन जो हमने बात की थी पहले डेटा की, वहां पे डेटा देके सब्सटैंशिएट भी किया गया है कि क्यों हमें अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। क्योंकि प्लेनेटरी जो बाउंड्रीज हैं, 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज हमने डिफाइन की थी, उसमें से 8 जो हैं वो ब्रीच हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं उनके अंदर अगर हम रहते हैं तो इसका मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वे में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, या फ्यूचर जनरेशन के राइट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। और अगर हम इन बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, इसका मतलब है कि हम हमारे रिसोर्सेज से ज्यादा जाके खर्च कर रहे हैं, और जिसकी वजह से प्लेनेट को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, और जो ओवरऑल प्लेनेट का जो हेल्थ है वो बिगड़ रहा है। और जब वो बिगड़ेगा तो इसका मतलब है कि फ्यूचर जनरेशंस के राइट्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो ये भी एज एन डेटा और ये फैक्ट यूज कर सकते हो आप अपने आंसर्स में। ठीक, देन ओवरशूट डे की बात हमने करी ली थी, और दीज 2 थिंग्स दे require urgent action on this front so that intergenerational equity इंश्योर हो सके, राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस वो प्रोटेक्ट हो सके। अब इसमें देखिए रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन प्रोटेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन। तो इंटरनेशनल लॉ रहेगा, तो इसमें इंटरनेशनल लॉ की बात की गई कि क्यों हमें एक इंटरनेशनल लॉ चाहिए जिससे कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। बेसिकली क्या करेगा, इंटरनेशनल लॉ एक फ्रेमवर्क बनाएगा, इंटरनेशनल जस्टिस इंश्योर करेगा, ग्लोबल कॉपरेशन इंश्योर करेगा, और फ्यूचर जनरेशन का पार्टिसिपेशन भी उसमें इंश्योर होगा। ठीक, तो ये इंटरनेशनल लॉ होना एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी बात यहाँ पे की गई है, आप पढ़ लेना। फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं, एक तो पॉलिटिकल विल, क्योंकि ऑल द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दे आर फ्रेम्ड एट द पॉलिटिकल लेवल। सो अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो ये पार्ट कॉम्प्रोमाइज होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जैसा कि हमने बात की कि आज के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, या उनके राइट्स को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। और गवर्नमेंट नॉर्मली ये इसलिए करती है क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेजेंट जनरेशन। अगर वो नहीं करेंगी तो प्रेजेंट जनरेशन उनको वोट नहीं देगी, उनको पावर में लेके नहीं आएगी, उनका विरोध करेगी। तो इसलिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट आज का ज्यादा मैटर करता है रादर देन फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, जैसा कि हमने बात की, कोई लीगल मैकेनिज्म अभी ऐसा नहीं है जो फ्यूचर जनरेशन के राइट्स को इंश्योर करे या इम्प्लीमेंट करे या ऑब्लिगेटरी बनाए ऑन द पीपल, ऑन द गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फोर्समेंट पुअर होता है।
मोरल ऑब्लिगेशन है अभी, लीगल ऑब्लिगेशन अभी नहीं है। अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो इश्यू है बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो डिफाइन करना कि क्या ह्यूमन राइट्स है आज के लोगों का, क्या रिसोर्स कंजम्पशन होना चाहिए आज के लोगों का विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन रिसोर्सेज, क्या क्या लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको इन्फोर्स करने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, लोग या कंट्रीज उसको मानेंगी नहीं मानेंगी, जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का पर्सपेक्टिव है ऑन दिस इशू। इन सब वजहों से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑन अनसर्टेन मैटर बन जाता है। और एक ये चैलेंज है इन इंश्योरिंग दैट एक फ्रेमवर्क बनाया जाए विच इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। देन कंक्लूजन है जिसको आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन राइट इन योर आंसर। अब बात करते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देते हैं। You can again write answer to this question and send me on my telegram. I will evaluate it and give you a प्रॉपर फीडबैक। पॉजिटिव एंड जो गैप्स हैं दोनों को आपको बताऊंगा मैं, सो दैट पॉजिटिव्स को आप और इम्प्रूव करो और जो गैप्स है वहां पे और आप ज्यादा काम करो। देन प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने दिया है। बेसिकली जो हमने समिट फॉर फ्यूचर की बात की थी उस कॉन्टेक्स्ट में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बना के दिया है। यू कैन सॉल्व दिस एज वेल और कमेंट करके इसका आंसर आप बता सकते हो। अगर आपका कमेंट सही होगा तो उस पर थम्स अप मैं दे दूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं कल मॉर्निंग में दोबारा। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।